अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में एट मैक्स हम लोगों को T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सिलेक्शन होना है वो पता चल जाएगा। 25 मई तक की विंडो दी जा रही है कि यार आप एक कोई चेंज कर सकते हो। बट लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो, हम लोग रेयान पराग के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जरा ये कोई बताएगा। आप मौजूदा वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हो, आप अभी करंट में देख रहे हो कि आईपीएल में कौन अच्छा खेल रहा है, और आप रेयान पराग के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। हम विकेट कीपर्स के ऑप्शन की बात कर रहे हैं, हम केएल राहुल की बात कर रहे हैं, हम पंत की बात कर रहे हैं, हम ईशान किशन की बात कर रहे हैं, हम जुरेल की बात कर रहे हैं, हम जितेश की बात कर रहे हैं, बट हम सैमसन को क्यों उनके इग्नोर कर रहे हैं। सैमसन, रेयान पराग दोनों इस समय राजस्थान की तरफ से खेल रहे हैं और दोनों जिस तरीके से अपनी टीम को संभाल रहे हैं, जिस तरीके से टीम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, वो लिटरली अनमैचेबल है। अभी आज राजस्थान रॉयल्स का 5वां मैच है। रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता है ये इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट द काइंड ऑफ स्टार्ट राजस्थान रॉयल्स हैज अचीव्ड इन दिस आईपीएल, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है सैमसन और रेयान पराग की बार बार खेली गई पारियों के द्वारा। मैं आप लोगों का ध्यान इस बार के आईपीएल में जो अभी तक सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन है उनकी तरफ जरा डालना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट इस बार का यह है कि अगर हम बात करें ना टॉप के 5 बैट्समैन की भी, तो इन पांचों बैट्समैन में एक भी फॉरेन प्लेयर नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है ये पांचों क्रिकेटर एक्टिव क्रिकेटर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर विराट कोहली मौजूद है, ये हम सबको पता है। सेकंड नंबर के ऊपर रेयान पराग है, 5 मैचों में 261 रन, एवरेज है 87 का। थर्ड नंबर पे है संजू सैमसन, 5 मैचों में 246 रन, 82 का एवरेज है। चौथे नंबर पर साई सुदर्शन है और पांचवें पर शुभमन गिल है जो कि फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब मुझको एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि यहां पर बहुत सारे वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए कि विराट कोहली को अनडाउटेडली टीम में होना ही चाहिए। बट एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि आखिर हम लोग रेयान पराग और संजू सैमसन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, रेयान पराग का इस सीजन में एक हम अलग ही रूप देख रहे हैं। रेयान पराग 2.0 हमारे सामने निकल कर आया है, लेकिन बंदे ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको कि आप इतनी आसानी से इग्नोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ऐसी सिचुएशन में आकर टीम को बाहर निकाल रहा है कि आपको देखना पड़ेगा कि मैच्योरिटी का लेवल क्या है बंदे का। आज के मैच में ही अगर संजू सैमसन और रेयान पराग के बीच में भी पार्टनरशिप की हम लोग बात करें तो ये पार्टनरशिप करीब 130 रन की हुई है। 130, जब इतने बड़े स्कोर की पार्टनरशिप आपके बीच में होती है, दो बैट्समैन के बीच में होती है, तो सबसे बड़ी बात जो समझ में ये आती है कि आप एक प्लेयर के तौर पर सामने वाले का कमिटमेंट देखिए, उसका प्लेयर के साथ में कोऑर्डिनेशन देखिए, प्लस टीम सिचुएशन को लेकर वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आप ये देखिए। मतलब आज के मैच में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये दोनों बैटिंग के लिए क्रीज पर मौजूद थे, मतलब जब इनको लग रहा था कि हाँ अब टीम को संभालना पड़ सकता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स के 42 के ऊपर 2 विकेट गिर चुके थे, 5.4 ओवर्स हुए थे, जॉस बटलर और जायसवाल दोनों आउट हो चुके थे। यहां से इन दोनों ने बैटिंग करना शुरू करी और इसके बाद इन्होंने 172 रन की पार्टनरशिप करी। रेयान पराग 18.4 ओवर में जाकर आउट हुआ और अगर वो उस पॉइंट पर भी आउट नहीं हुआ होता तो ये बात पक्की थी कि राजस्थान रॉयल्स आज के मैच में 200 रन का स्कोर टांग देती और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर राजस्थान के पास में चला जाता गुजरात के अगेंस्ट में। गुजरात जो कि ऑलरेडी सीजन में थोड़ी डालमडोल चल रही है, उनके सामने 200 रन का स्कोर ना खड़ा होना एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी। अब प्लेयर्स को भी लगता है कि यार चलो 200 का स्कोर खड़ा नहीं हुआ है, 200 से कम ही हमको अचीव करना है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है। हालांकि अंतर 4 रनों का ही है, इतना बड़ा कोई अंतर आता नहीं है, बट स्टिल 200 रन होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग इन दोनों की बैटिंग की बात करें तो सैमसन ने आज जो बैटिंग करी है, सैमसन ने अपनी इनिंग में 38 बॉल्स में 68 रन स्कोर किए हैं। इसमें 178 का बंदे का स्ट्राइक रेट रहा है, ऑलमोस्ट 180 का ही स्ट्राइक रेट रहा। 2 छक्के मारे हैं और 7 चौके मारे हैं। इसी के साथ में रेयान पराग की बात करें तो रेयान पराग ने 48 बॉल्स में 76 रन मारे हैं। इसमें 5 छक्के थे और 3 चौके थे, 158 का स्ट्राइक रेट था। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात यह रही कि इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई 130 रन की, वो सिर्फ और सिर्फ 78 बॉल्स में हुई, है ना। और इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन रहा, रेयान पराग ने 76 रन बनाए और संजू सैमसन के इसमें 49 रन का कंट्रीब्यूशन रहा। अब एक चीज जो हम लोग अभी बहुत समय से बात कर रहे हैं कि हम लोग मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव हमारे पास मौजूद है, बट देखिए एक बात है कि सूर्य कुमार यादव ने अभी तक आईपीएल का एक मैच खेला, जब से वापस आया बंदा एक मैच खेला और उस एक मैच में वो डक पर आउट हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस एक मैच से हम उसको जज कर सकते हैं, बट हमको इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए सूर्य कुमार यादव किस तरह के फॉर्म में है। बट एक चीज जो हमको कंसिडर करनी चाहिए और जो चीज सामने दिखाई भी दे रही है, वो सिंपल सी यही है कि जो व्यक्ति हमको फॉर्म में दिखाई दे रहा है, आखिर हम उसको कैसे और कब तक इग्नोर करेंगे।
रेयान पराग ने इस सीजन में जिस तरह का प्रॉमिस दिखाया है, उस प्रॉमिस को देखने के बाद में आप उस बंदे को किस लेवल पर जाकर इग्नोर करोगे या किस तरीके से उसको ओमिट करोगे, ये देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस समय हम लोग काफी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, काफी सारे प्लेयर्स इस समय इंडियन सिलेक्टर्स के रडार पर हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की, तो काफी सारे प्लेयर्स इस समय रडार पर हैं। लेकिन परफॉर्मेंस कौन दे रहा है हमको ये भी देखना पड़ेगा। मैंने कल के अपने वीडियो में एक्सपीरियंस की बात करी थी कि एक्सपीरियंस किसके पास है, बट हाँ, ये बात सही है कि एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, पर एक्सपीरियंस किस तरह के सर्कमस्टेंसेस का ज्यादा है ये भी तो देखना पड़ेगा। भाई, आज की तारीख में आप बात करते हो एक पॉजिटिव माइंडसेट के प्लेयर की, एक ऐसे प्लेयर के माइंडसेट की जो किसी भी कंडीशन में जाकर ताबड़तोड़ खेल सके, बट ऑन द सेम साइड आपको फिर ये भी चाहिए कि वो प्लेयर सिर्फ बल्ला घुमाने के लिए या ताबड़तोड़ खेलने के लिए ना जाए, वो वहां पर ये भी समझे कि सिचुएशन क्या है और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करे। मतलब हम लोग इसी आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल का एग्जांपल देख रहे हैं, जो कि मैच दर मैच फेल होते जा रहा है, एक बड़ा स्कोर बना नहीं पा रहा है, बड़ा छोड़ दो छोटा स्कोर भी ऐसा नहीं बना पा रहा है जो टीम को हेल्प कर सके। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि आखिर हम लोगों को कैसा हिटर चाहिए। अगर हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करें तो 200 और 250 का स्ट्राइक रेट देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक बैट्समैन 70-80 रन कंसिस्टेंटली बना सकता है, आपको प्रॉमिस कर सकता है कि हाँ, वो वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको 30-40 रन की एक पारी निकाल कर दे सकता है, तो आई थिंक आपको उस बैट्समैन के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो बैट्समैन आपको 150-160 के स्ट्राइक रेट से ही सही, बट एक कंसिस्टेंटली स्कोर बनाकर देगा। और यहां पर संजू सैमसन और रेयान पराग दोनों ही राजस्थान रॉयल्स के लिए वही काम कर रहे हैं। संजू सैमसन जो कि ऑलरेडी पहले कई बार टीम इंडिया में खेल चुके हैं, बट उन मौकों का वो उतनी अच्छी से इस्तेमाल नहीं कर पाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि करंट सिनेरियो में जो व्यक्ति फॉर्म में है, अगर उसको चांस दिया जाता है तो शायद वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस हमको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि वो जो भी मौजूदा कॉन्फिडेंस है उसका यूज कैसे करने वाला है। अगर इन सारी चीजों को हम लोग एक तरह से इग्नोर ही करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आप क्यों किसी को टैलेंट की भरमार कह रहे हो, टैलेंट का भंडार कह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि इसको मौका दिया जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं निकलता इन बातों का। तो ऐसे में जो भी कोई सा पूल अब सिलेक्टर्स बनाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इन लोगों को रेयान पराग और संजू सैमसन को भी जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा वक्त में व्यक्ति फॉर्म में चल रहा है, आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही प्लेयर्स रहते हैं जो कि एक्स फैक्टर बनते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट में। क्योंकि जितने भी दुनिया के बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उनमें ऑब्वियस सी बात है हर एक टीम हर एक प्लेयर के लिए पूरी तैयारी करके आती। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही रहती है कि आप आखिर ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का निकालने वाले हो जो सामने वाली टीमों को सरप्राइज कर देगा। मयंक यादव को लेकर काफी बातें चल रही थी, बट मयंक यादव इंजर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में हमारे पास अब ऑप्शन ये है कि जो इंडिया की हमेशा से ताकत रही है बैटिंग, हम उस बैटिंग के ऊपर फोकस करें और उस बैटिंग को हम कितना ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं इसके ऊपर बात करें। क्योंकि देखिए, बैटिंग को हम लोग अच्छे से लिटरली अप्लाई कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। हमारे पास में एक्सपीरियंस प्लस यूथ जनरेशन का एक परफेक्ट बैलेंस भी है, क्योंकि हमारे पास पूल ही इतना तगड़ा है। बस बात यह है कि कहां पर किस प्लेयर को कैसे अप्लाई करना है, ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति मौजूदा करंट सिनेरियो में फॉर्म में चल रहा है, तो हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम कैसे भी करें, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा मौके दें, जिससे कि वो अपने मौजूदा करंट फॉर्म का पूरा पूरा इस्तेमाल टीम इंडिया को नए नए मैचेस जिताने में और नए जगहों पर मैचेस जिताने में कर सके। एंड आई थिंक रेयान पराग और संजू सैमसन के ऊपर बहुत सीरियसली बात होनी चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन ना सिर्फ आपको एक बैट्समैन के तौर पर मिलते हैं, बल्कि एक अच्छा विकेट कीपर और एक अच्छे कैप्टन के तौर पर भी मिलते हैं, जो कि एक टैक्टिकल डिसीजंस मेकिंग टाइम पर अपने ही कैप्टन की मदद कर पाएंगे। जब आपके पास में इतने वर्सटाइल खिलाड़ी मौजूद हैं, तो उनको बाहर रखने का औचित्य समझ में नहीं आता। क्या कहना है आप लोगों इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।